इंटीग्रेशन इससे जुड़ा हुआ है। जैसे नेचुरल नंबर्स का सम है 1 से लेके n तक, इसकी वैल्यू इतनी होती है, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं समेशन n। सिमिलरली स्क्वायर करके अगर ऐड करें सारे नेचुरल नंबर्स को तो इतना होता है, शॉर्ट में लिखेंगे समेशन n स्क्वायर। यानी सारे टर्म्स को एड अप किया जा रहा है, सम अप किया जा रहा है। आप ये देखिए कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आर अवेलेबल। 1 के बाद 1.1, 1.2 ऐसे करके बहुत सारे नंबर। तो ये डिस्क्रीट सिस्टम कहलाता है। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब कि बीच बीच में गैप होना चाहिए। 1 और 2 के बीच में बहुत सारा नंबर है, यानी 1 और 2 के बीच में लार्ज गैप है। तो ऐसे टर्म्स को जोड़ने के लिए इस तरह का समेशन टर्म यूज किया जाता है। लेकिन नंबर्स बिल्कुल पास पास हो या कोई वैल्यू बहुत नजदीक नजदीक हो, वैसे टर्म्स को जोड़ने के लिए हम लोग समेशन नहीं यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज एक स्ट्रिंग है जिसकी टोटल लंबाई है l। इसको मैंने 4-5 हिस्से में बांट दिया। हर एक हिस्से की लंबाई है डेल्टा एल। ईच पोर्शन इज डेल्टा एल। तो ऐसा 1, 2, 3, 4, 5 बन गए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 इंटू डेल्टा एल इज टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ऐसा बोल सकते हैं, या समेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू एल। यहाँ पे समेशन डेल्टा एल का मतलब हुआ कि जितने भी डेल्टा एल टर्म्स हैं सबको जोड़ दिया गया। या यहाँ पे लगा दीजिए टर्म आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 5। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा L1 ये हुआ, डेल्टा L2 ये हुआ, आई का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 डालते जाएंगे। डेल्टा L3 ये हुआ, डेल्टा L4 ये हुआ, डेल्टा L5 ये हुआ। सबका समेशन करेंगे तो 5 इंटू डेल्टा एल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एल। इसी तरीके से इस स्ट्रिंग को बहुत छोटे छोटे हिस्से में अगर बांट दिया जाए, वेरी माइन्यूट लेंथ, इतना छोटा छोटा हिस्सा है जिसको हम लोग अपने आंखों से देख भी नहीं सकते। हर एक सेक्शन की लंबाई है डीएल। तो जितने भी डीएल यहाँ पे हैं सबको सम अप करें तो एल मिलना चाहिए। ये वैल्यू इतनी छोटी होती है कि समेशन वर्ड जो है, ये वाला सिंबल जो है, ये जो है जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे स्मॉल टर्म्स को जोड़ने के लिए दिस सिंबल इज नॉट यूजफुल। उसी के लिए इंटीग्रेशन का टर्म यूज किया जाता है। इंटीग्रेशन का टर्म होता है मतलब एडिंग अप, यानी यहाँ से यहाँ तक के सारे टर्म्स को हमने जोड़ दिया, डीएल डीएल करके सबको जोड़ते चले गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, यानी स्टार्ट किया ए से और एंड किया बी पे। ए से बी तक जितने भी डीएल डीएल छोटे छोटे टर्म्स हैं सबको एडअप किया, समेशन लिया, तो अंत में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो आ गया। तो डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा हुआ है कि इफ y इज sin x देन dy by dx में y की जगह मैंने sin x डाला, इट इज cos x। इसी से इंटीग्रेशन आपको हम समझाते हैं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ आ गया तो इंटीग्रेशन समझना बहुत आसान है। देखिए यहाँ अगर डी dx ऑफ sin x cos x होता है तो इसको कैसे इंटीग्रेशन के टर्म्स में चेंज करना है, देखिए मैंने dx को राइट साइड में भेज दिया, ऐसा हो गया। नाउ इंटीग्रेटेड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दिया। इंटीग्रल डी ऑफ साइन एक्स कितना होता है, यहाँ पे मैंने अभी बताया था, देखिए साइन एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रल डी ऑफ साइन एक्स हो गया साइन एक्स, और आरएचएस में हो गया कॉस एक्स डीएक्स। इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, cos x dx इंटीग्रल इज इक्वल टू sin x। देखिए इसको पढ़ते हैं क्या कि cos x का इंटीग्रल sin x हुआ, यानी cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो sin x आएगा। ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। इस फंक्शन को fx मानिए, इस फंक्शन को gx मानिए। तो gx और fx में क्या रिलेशनशिप है,
ये फंक्शन जो gx है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आना चाहिए। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x होता है। यस सर। तो दोनों में रिलेशनशिप देखिए वही है। इंटीग्रेशन का रिजल्ट इस cos x को इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट ये मिला। जो रिजल्ट आता है उसको डिफरेंशिएट करने से वापस ये मिलना चाहिए, मिल रहा है हमें। इसी तरीके से अगर यहाँ पे sin x हो dx हो तो यू हैव टू गेस कि यहाँ क्या होना चाहिए। क्या होगा कि डिफरेंशिएशन का रिजल्ट अगर मालूम है तो इंटीग्रेशन हमें गेस कर सकते हैं आसानी से क्या रिजल्ट आएगा। जैसे cos x dx sin x हुआ, sin x dx माइनस cos x हुआ, sec स्क्वायर x dx tan x हुआ। ये सब लोगों की समझ में आ जानी चाहिए ये बात। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको बताएं। यू विल फाइंड इन बुक्स कि जैसे यहाँ cos x dx इक्वल sin x लिखा ना, यहाँ पे साथ में कांस्टेंट टर्म c भी लिखा जाता है। sin x dx का इंटीग्रल माइनस cos x हुआ प्लस c, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रल प्लस c। इस c को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन के लिमिट्स होते हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट डाला जाता है। यहाँ पे अगर आप लिमिट नहीं डालते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म कुछ भी आ सकता है, तो उसी को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ समझिए, इसी एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं। लेट y इक्वल sin x प्लस 2 ऐसा मान लीजिए। तो dy बाई dx जब करेंगे तो इट इज डी dx ऑफ sin x प्लस 2, तो ये हो जाएगा cos x प्लस 0। 2 का डेरिवेटिव 0 और sin x का डेरिवेटिव cos x। अब ये हो जाएगा d ऑफ sin x प्लस 2 इक्वल्स cos x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया sin x प्लस 2 और RHS में हो गया cos x dx। इसका मतलब है कि इंटीग्रल cos x dx इज sin x प्लस 2, जबकि यहाँ इंटीग्रल cos x dx यहाँ पे सिर्फ sin x आया था, यहाँ आ रहा है sin x प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कांस्टेंट कुछ भी रखें ये आ जाएगा। cos x dx का इंटीग्रल sin x प्लस 2 भी हो सकता है, sin x प्लस 4 भी हो सकता है, यानी कि ये वाला कांस्टेंट हम लोग को मालूम नहीं है। यहाँ 2 दिया हुआ था इसलिए आ गया, अगर नहीं दिया है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए cos x dx का इंटीग्रल sin x प्लस कुछ कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट की वैल्यू ये वाली 0 भी हो सकती है और 0 नहीं भी हो सकती है। उसी के लिए एक यहाँ पे लिखिए cos x dx इक्वल sin x प्लस लिखते हैं इंटीग्रल। इस कांस्टेंट के बारे में पता नहीं होता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, और जब वैल्यू पता होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे कि अगर ऐसा हो इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा और यहाँ लिमिट दे दिया 30 डिग्री टू थीटा इक्वल्स 45 डिग्री, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट मालूम होता है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर वाले टर्म को बोलेंगे हम लोग अपर लिमिट। तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ लिमिट्स मालूम है। cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रल sin थीटा होगा और लोअर लिमिट यहाँ 30 डिग्री और अपर लिमिट है 45 डिग्री। इसका मतलब होता है कि पहले आप ऊपर वाला वैल्यू यहाँ डालिए sin 45 माइनस, फिर लोअर लिमिट यहाँ डालिए
माइनस साइन 30। तो इसमें c की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर हो गया 1/√2 माइनस 1/2। दिस इज द आंसर। दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। यानी जिस इंटीग्रेशन के लिमिट्स नहीं मालूम है वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना है, जिस इंटीग्रेशन के लिमिट्स पता है वहां हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देने की जरूरत नहीं। एक को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक को बोलते हैं डेफिनेट। एरिया अंडर द कर्व बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से यही चीज पता चलता है, एरिया अंडर द कर्व। Let us assume there is a function y equals fx. ऐसा एक कर्व है। ये कर्व स्टार्ट हुआ है x इक्वल्स x1 से और एंड हुआ है x इक्वल्स x2 पे। तो इसमें एक एलिमेंट लिया जाए, बहुत फाइन, ये ओरिजिन है। यहाँ से x डिस्टेंस पे थिन स्ट्राइप लिया गया। दिस इज वेरी थिन स्ट्राइप बिकॉज dx इज वेरी वेरी स्मॉल। ये इतना थिन है, ये है कर्व कि इसको आप रेक्टेंगल मान सकते हैं। इसकी थिकनेस इतनी कम है कि दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ रेक्टेंगल, जो शेडेड दिख रहा है। इसकी जो ये हाइट है ये कहलाएगा y, और ये जो कर्व है ये है y इक्वल्स fx। यानी इस रेक्टेंगल का हाइट हो गया y और थिकनेस हो गया इसका dx। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्राइप dA इक्वल्स, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ y इंटू dx। सही है ना? यस सर। बिकॉज इट इज वेरी थिन। यहाँ पे हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि इस रेक्टेंगल का एरिया dA हो जाएगा y इंटू dx, हाइट y और थिकनेस dx। ऐसा ऐसा बहुत सारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सारे रेक्टेंगल्स को जोड़ेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेट करेंगे। यानी टोटल एरिया अंडर द कर्व, एरिया under the given curve A equals integral dA, that is integral y dx, and it is starting from x equals x1 to x equals x2. Therefore area under the curve is integral y की जगह लिख दीजिए fx dx from x1 to x2। यही इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन का मतलब, कि जो भी फंक्शन होता है उसका कोई तो कोई कर्व होगा। एनी फंक्शन, sin x लो, tan x लो, x² + 3 लो, उसका कोई तो ग्राफ आएगा। उस ग्राफ के नीचे का सारा एरिया यहाँ से लेके इस एरिया का मतलब हुआ ये पूरा एरिया सब ऐड होके इतना है। इंटीग्रेशन का मतलब गिवन कर्व के नीचे के टोटल एरिया को जोड़ते चले जाइए, एडिशन। समेशन का मतलब ये एडिशन ही होता था, इंटीग्रेशन का मतलब भी वही। सब सारा रूल्स मिलता जुलता हुआ है। देखिए रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, और ये तो समझ आ ही गया कि अगर लिमिट दिया हुआ है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है, लिमिट नहीं दिया हुआ है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। और उसमें इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट अपने मन से देना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला रूल क्या है कि इंटीग्रल, अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड है, सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं और गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हो, इंटीग्रल 2 sin थीटा डी थीटा है ऐसा, तो 2 इज अ कांस्टेंट, तो 2 को आप बाहर कर दीजिए और सिर्फ sin थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करिए। इसकी वैल्यू होती है -cos थीटा।
और 2 से 2 बाहर में है तो 2 को बाहर रहने दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आंसर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेट करने पे ये माइनस कॉस थीटा आया प्लस सी, वैल्यू हो जाएगी -2 cos थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मतलब हुआ कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन में भी बाहर कर देते थे, इंटीग्रेशन में भी बाहर कर देते हैं। सेकेंड, अगर इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारा फंक्शन हो, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, एनी नंबर ऑफ फंक्शंस हो और सबको इंटीग्रेट करना है, तो आप सबको अलग अलग कर सकते हैं। एफ एक्स डी एक्स को अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स को अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, प्लस माइनस एच एक्स डी एक्स को अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, एंड सो ऑन। एनी नंबर ऑफ फंक्शंस इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म अगर दिया हुआ है तो आप उसको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करके तब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा रूल है, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, एफ एक्स हो और जी एक्स हो, और इन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना, तो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। पहले उसका एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर वाले का। तो इसका मीनिंग ये हुआ, फॉर एग्जांपल इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप पहले साइन एक्स को कर लीजिए, साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और cos x dx का इंटीग्रल हो जाएगा sin x, प्लस दोनों का कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। थर्ड रूल में कि सपोज दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। इसकी जरूरत हमें फिजिक्स में बहुत कम पड़ेगी, बहुत कम जगहों पे इसकी जरूरत पड़ेगी। रूल क्या है, इन दोनों में पहला वाला जो फंक्शन है इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। रूल है, फर्स्ट फंक्शन को पहले बाहर कर दिया जाए और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया जाए, माइनस जिस फंक्शन को आपने बाहर किया इंटीग्रल के अंदर, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया और सेकंड फंक्शन को जो इंटीग्रेट किया अभी दोबारा से उसको इंटीग्रेट करिए, एफ एक्स डी एक्स। देखिए क्या किया गया है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, सेकंड फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेट करके यहाँ जी एक्स है ना, सेकंड फंक्शन को एज इट इज मैंने इंटीग्रल के साथ यहाँ लिखा है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ जो आएगा और यहाँ जो आएगा इंटीग्रेट करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके तब इंटीग्रेट करना है। तो ये पूरा आंसर हुआ यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, देन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, दोनों का प्रोडक्ट लेके तब इंटीग्रेट करना है। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। सपोज ऐसा एग्जाम्पल में पहले आपको ये मालूम रहना चाहिए, ई रेज टू एक्स डी एक्स ये कितना होता है, आप लोग गेस करिए, राइट साइड में कितना होगा। अब आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज ऐसा है, एक्स इंटू ई एक्स, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ऐसा है। उसके पहले एक चीज और आपको सिखाना, जो एग्जांपल में उसके पहले ये मालूम होना चाहिए, रेज टू एक्स डी एक्स एक्स होता है, एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन ये हो गया। तो ऊपर जैसा रूल लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दीजिए और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव
तो डी डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड का इंटीग्रल ई रेज टू एक्स डी एक्स, और ये जितना भी आया दोनों का प्रोडक्ट लेके फिर डी एक्स, तो ये आ जाएगा x, इसका इंटीग्रल ई रेज टू एक्स ही रह जाता है, माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, और इसका इंटीग्रल फिर से ई रेज टू एक्स ही हो जाएगा, और बाहर में है dx, तो ये हो गया x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर हो गया x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स इक्वल ई रेज टू एक्स x माइनस 1 प्लस c। दिस इज द आंसर। इसका इट इज कॉमनली कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये जो थर्ड रूल है इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यही 3 रूल। इसमें सबसे पहला रिजल्ट है इंटीग्रल x टू द पावर n dx। इसकी वैल्यू होती है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और साथ में एक कंडीशन है इसमें कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n इक्वल्स -1 के लिए ये वैलिड नहीं। आप डिफरेंशिएशन में देखिए क्या करते थे, ये रूल था। डिफरेंशिएशन में जो पावर था उससे मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में पावर में, डिफरेंशिएशन में पावर एक x टू द पावर एक रिड्यूस हो जाता था, यहाँ पावर एक बढ़ जाता है, ठीक उसका उल्टा चलता है। x टू द पावर n है तो n में एक ऐड होके आ गया x टू द पावर n प्लस 1, यहाँ x टू द पावर n माइनस 1, ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाता था। यहाँ जितना पावर ऐड हुआ उसी पावर से डिवाइड भी होता है। सेकेंड रिजल्ट, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो ये वाला टर्म मिलना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रिजल्ट वही होता है जिसका डेरिवेटिव लेने पे ये मिल जाए, वो भी मैं करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ। डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एन प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 शुड कम आउट एज x टू द पावर n। देखिए कैसे आ जाएगा, n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। अब बचा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1। तो ये रूल लगा दीजिए, जो पावर रहता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड x टू द पावर जो पावर है उसमें एक माइनस हो जाता है, तो n प्लस 1 माइनस 1, ये पूरा कैंसिल, यू आर गेटिंग x टू द पावर n। यानी इसको डिफरेंशिएट करने से ये आ रहा है। RHS में जो रिजल्ट होता है उसका डेरिवेटिव ये होता है LHS। देखिए यार, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो इंटीग्रल x टू द पावर -1 बाई 2 dx, तो आंसर आएगा x टू द पावर -हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई -हाफ प्लस 1 प्लस c। इसका आंसर हो जाएगा -2 बाई रूट एक्स प्लस c। x टू द पावर प्लस हाफ आ जाएगा, x भी ऊपर ही आएगा, 2 रूट एक्स आ जाएगा, -हाफ प्लस 1 इज ऑल्सो प्लस, तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए -हाफ प्लस 1 2 न्यूमरेटर में चला गया, so it is 2 root x plus c. This is the answer. Similarly, अगर ऐसा हो x to the power -5 by 2 dx, तो सेम कॉन्सेप्ट x to the power -5 by 2 plus 1 divided by -5 by 2 plus 1 plus constant of integration। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट रिजल्ट, sin x dx, ये आप लोग समझ ही चुके हैं, ये होता है माइनस cos x। अगर ऐसा हुआ sin 2x dx प्लस c, तब कितना लिखेंगे गेस करिए। दिस इज इक्वल टू माइनस cos
2x प्लस सी और cos 2x को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप याद करिए कि डी डी एक्स ऑफ साइन 2x में क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे और साइन कॉस बन जाता था। यहाँ ठीक उसका उल्टा होगा, साइन 2x dx तो माइनस कॉस 2x तो रहेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ कांस्टेंट वाले टर्म से डिवाइड होता है। इस पूरे का डेरिवेटिव लेंगे फिर से इतना आ जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा है तो ये होता है साइन थीटा, और अगर इंटीग्रल कॉस 3 थीटा डी थीटा है तो ये कितना होना चाहिए, ये आप लोग बताइए। sin 3x/3 plus c. साइन 3 थीटा 1/3 प्लस सी, यही होगा ना, चेक करिए इसमें कितना आएगा। माइनस सेम चीज है, यहाँ x की जगह 2x हो, माइनस कॉट 2x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। इसका आंसर बताइए, सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा कितना होगा। sec x plus c रूल को समझिए, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस 2x में क्या होता था, -2 जो वेरिएबल है उसके साथ वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता था। इंटीग्रेशन में ठीक उल्टा होगा, वेरिएबल के साथ वाले कांस्टेंट से डिवाइड होगा, इतना ही फर्क है। इसका वैल्यू बताइए, e टू द पावर ax माइनस बी डी एक्स। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मैंने बताया e टू द पावर ax माइनस बी डिवाइडेड बाय जो वेरिएबल है उसके साथ वाला टर्म से डिवाइड करिए प्लस सी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए e टू द पावर ax माइनस बी डी एक्स है, ऐसा क्यों होता है, लेट अस सी। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, e टू द पावर ax e टू द पावर माइनस बी डी एक्स, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको बाहर कर दीजिए। अब बचा इतना, नाउ इट इज e रेज टू माइनस बी e रेज टू ax होल डिवाइडेड बाई a प्लस सी। अब इन दोनों को वापस कंबाइन कर दीजिए, तो e रेज टू ax माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस सी, ऐसे समझ लीजिए आप। ln x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है। तो अब आप बताइए कि इंटीग्रल dx बाई 2x माइनस 3 है तो कितना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 1 dx, x इक्वल्स 1 2x इक्वल्स 2, इसका वैल्यू निकालिए आप लोग। देखिए प्रॉब्लम नंबर 10 का आंसर आप लोग 5/2 बता रहे हैं, इसको मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया है। लेट अस सी 5/2 आता है कि कुछ और आता है। इसको अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और लिमिट रहेगा 1 से लेके 2 तक। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया x³ बाई 3
x टू द पावर हाफ dx हो गया हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस dx का इंटीग्रल x इक्वल्स 1 से 2 तक। अब पहले x बराबर 2 डालेंगे तो ये हो गया 2³/3 प्लस दिस इज x टू द पावर 3/2 और ये हो गया 2/3। तो 2 रखेंगे तो x की जगह पे 2 का पावर 3/2 माइनस 2 माइनस अब x का वैल्यू 1 डालना है तो 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1 टू द पावर 3/2 minus 1. So this is 8/3 plus 2/3. This is 2 to the power 3/2. यानी 2 का क्यूब होता है 8, 8 का रूट यानी 2√2. minus 2 minus 1/3 plus 2/3 minus 1. This is the answer. So 8/3 minus 1/3 is 7/3. This is 2/3 4/3 √2 minus 2 plus 1. This is minus 1 and minus 2/3. कितना आ गया 7/3 minus 2/3 ये हो गया 5/3 minus 1 plus 4√2/3. This is 5 minus 3 2/3 plus 4√2/3. आप सभी लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिए हमने सॉल्व किया तो आंसर ऐसा आ रहा है 2 Yes, into 1 plus 2√2. This is the answer. इसका आंसर है माइनस e raised to minus x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c. इस बात का ध्यान रखिए कि e raised to minus x का इंटीग्रल माइनस ऑफ e raised to minus x प्लस c होता है. क्यों e raised to minus x dx e raised to minus x और x के साथ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट -1 है तो -1 से तो आप डिवाइड भी तो करोगे. इस बात का ध्यान रखिए यही आपसे मिस्टेक हो रहा होगा. देखिए e to the power -2x dx होता है e raised to -2x by -2 plus c. Similarly e raised to -x dx होगा e raised to -x by -1 plus c. This is minus of this plus c minus e raised to yes, minus. हाँ इसको सर, आ सुधारिए गया। तो आप लोग का आंसर ही आ जाएगा. इसको सॉल्व करिए. चलिए अब देखिए आप लोग इट इज वेरी सिंपल. इसको डिफरेंशिएट करेंगे सॉरी डिवाइड करेंगे ऐसा हो जाएगा. इसके बाद आसानी से आ जाएगा. देखिए ये हो गया x dx माइनस x to the power -2 dx. This is x square by 2. This is x to the power -2 plus 1 divided by -2 plus 1 c. x square by 2 और ये प्लस हो गया x का पावर -1 यानी कि 1/x plus c. This is the answer. yes, sir. आ रहा है आंसर. Sir, 1/x